नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा बजट जो है वो पेश हो चुका है, यूनियन बजट पेश हो चुका है। तो हम सभी लोग आज उसमें जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको कवर करेंगे। तो यह क्लास खासकर जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं जैसे कि AGTA, मंडी सचिव, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो हम इसमें पूरा बजट तो नहीं पढ़ेंगे, जो सिर्फ जितना जो एग्रीकल्चर का बजट है, कौन सा एग्रीकल्चर का बजट, हम वही पढ़ेंगे। जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े जारी किए गए कि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, या सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं उन सबको हम इस पर कवर करेंगे। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी और उम्मीद है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह हाल ही में पेश हुआ है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उम्मीद है जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो इससे सीधे तौर पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूरी क्लास को देखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर इसकी PDF भी डाल दी जाएगी। आइए बात करते हैं, पहले से थोड़ा बेसिक समझ डेवलप कर लेते हैं बजट है क्या हमारा, फिर हम सभी लोग अपने एग्रीकल्चर बिंदु की ओर बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। कहने का तात्पर्य है जो हमारा भारतीय संविधान है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों पर इसको प्रस्तुत करने का कार्य करेगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम सभी लोग बोलचाल की भाषा में आम बजट कहते हैं। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, कौन से, तो 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। अब राज्य सरकार का भी बजट पेश होने वाला है कुछ दिनों में, तो वह भी हम सभी लोग जब बजट पेश होगा तो पढ़ेंगे। अनुपूरक बजट तो दिसंबर में पेश हो चुका था, अब संभवतः कुछ ही दिनों में बजट पेश किया जाएगा। तो अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। 1920-21 के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में, किसकी, तो वर्ष 1920-21 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, कौन, जो विलियम एकवर्थ थे। इनकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसी एकवर्थ समिति के आधार पर इसके द्वारा जो भी सिफारिशें की गई थी, इनके आधार पर वर्ष 1924 में एक रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। तो वर्ष 1920-21 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करा गया। एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री RK षणमुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो भारत का जो पहला बजट था दोस्तों 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। वहीं जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है, तो जो हमारा ये पहला बजट है ब्रिटिश शासनकाल का 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री RK षणमुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करा गया है। अब यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित है, वो तो खैर हमने समझने के लिए यहाँ तक लिया है कि बजट है क्या, कौन सा पहला स्वतंत्रता के पूर्व का बजट कौन सा है, किसके द्वारा पेश किया गया, और स्वतंत्रता के समय किसके द्वारा बजट पेश किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मंडी सचिव के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है और खैर अब आपके लिए यहाँ से काफ़ी कारगर साबित होगा। तो देखिए जैसे कि इसमें 4 इंजनों के बारे में बात करी गई, केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया गया है।
जिसमें विकास के 4 इंजनों के बारे में। कौन कौन से? कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ये आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए हो गया आपका कृषि, बी हो गया आपका सूक्ष्म, सी हो गया आपका लघु, डी हो गया आपका मध्यम। तो इसमें 4 इंजनों के बारे में बात की गई। और उद्यम, मध्यम उद्यम हो गया आपके एमएसएमई, निवेश और निर्यात को मान्यता दी गई। तो इसमें हम सभी लोग किसको किसको पढ़ेंगे? कृषि सेक्टर को इसमें देखेंगे, और सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत जो भी आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सबको हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी हमारा पूरे बजट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं हमको उसी के हिसाब से पढ़ना है। सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को क्या करना था दोस्तों? प्रोत्साहित करना है। बजट विषय के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। कौन कौन से हैं केंद्रीय बजट में? मुख्यतः विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं? तो 4 इंजन कौन कौन से हैं उनको हमने बताया आपको, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये इसके 4 इंजन हैं। यही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंजन नहीं है जिस पर हमारा बजट आधारित नहीं है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अब हम सभी लोग कृषि सेक्टर पर बात करते हैं। ठीक है, कौन सा सेक्टर? कृषि सेक्टर को आप यकीन मानिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, और अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है। प्रधानमंत्री, अब यहाँ से हम सभी लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कौन सी? धन धान्य कृषि योजना, कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करने की घोषणा की गई है। कितने? तो 100 जिलों को दोस्तों कवर करने की घोषणा करी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यह जो आपकी योजना है, ठीक है, यहाँ पर ये जो योजना है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो कम कृषि उत्पादकता वाले ज़िले हैं, कितने ज़िले? तो करीब 100 जिलों को यहाँ पर कवर करने की घोषणा की गई, जिससे क्या होगा? 1.7 करोड़ किसान जो होंगे दोस्तों लाभान्वित होंगे। सिंचाई और फसल सिंचाई फसल उपरांत भंडारण की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य और कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को कवर करने की बात की गई है, तो करीब 100 जिलों को कवर करने की घोषणा की गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। सिंचाई और फसल उपरांत भंडारण की सुविधाएं बढ़ेंगी। ये तो हो गया हमारा एक बिंदु। अगले बिंदु पर आते हैं। कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि संबंधी अल्प रोजगार को दूर करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर ग्रामीण समृद्धि और लचीला पर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कौन सा शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो देख लीजिए आप सभी लोग, ये मैं यहाँ पर रखे दे रहा हूँ इसको, ग्रामीण समृद्धि और लचीला पर कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि संबंध में अल्प रोजगारों को दूर करने के लिए, कौन से, किसको दूर करने के लिए? अल्प रोजगारों को दूर करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए। इधर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको अलग नोट कर देता हूँ। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन। ये हो गया ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन। इसकी शुरुआत की गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दलहनों में आत्मनिर्भरता, तूर, उड़द, मसूर पर केंद्रित। दलहनों में जो आत्मनिर्भरता है दोस्तों, तूर आपकी अरहर हो गई, तूर को अरहर भी कहा जाता है। अच्छा, अरहर काफ़ी चर्चा में रही है वर्ष भर दोस्तों, क्योंकि इसके उत्पादन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है।
तो अरहर, उड़द, तूर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई, जिससे जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे। तो दलहनों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमें इसको आयात ना करना पड़े, इसके लिए आपकी तूर हो गई, उड़द और मसूर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी दलहन शामिल है। तो कौन कौन सी दलहन शामिल है आपकी, तूर शामिल है, उड़द शामिल है, मसूर शामिल है। इस पर केंद्रित कितने वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, तो 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है, जिसमें क्या होगा, जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ, ये हम सभी लोगों ने जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम सभी जो कृषि विपणन की क्लासेस कर रहे हैं, उसमें इसको हमने अच्छे से कवर किया है, नेफेड वगैरह को। अगले 4 वर्षों में किसानों से 3 दालों की खरीद के लिए तैयार रहेंगी। तो आपसे ये तो बहुत ही ज़रूरी बिंदु है, एग्रीकल्चर आपके अंतर्गत एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक भी दिया गया है आपके सिलेबस में। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी एजेंसी जो होंगी दलहन को खरीद करने की जिम्मेदारी संभालेंगी, तो नेफेड हो गई आपकी और एनसीसीएफ हो गई। कौन सी, नेफेड और एनसीसीएफ हो गई दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ के लिए, कितने, तो 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, खासकर ये आंकड़ा तो इतना ज़रूरी नहीं, पर यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक की इसकी सीमा कर दी गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो बढ़ी हुई सीमा है कितनी, 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 3 लाख रुपए थी, अब कितनी हो गई दोस्तों, तो 5 लाख रुपए कर दी गई। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना। उच्च उपज देने वाले जो बीज हैं दोस्तों, इन पर राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना। 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले कीट और जो उपज देने वाली जो किस्में होंगी और कीट प्रतिरोधी जो बीज की किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना एक अहम कार्यक्रम होगा। तो कपास उत्पादकता मिशन, टिकाऊ खेतों को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह एक प्रकार की 5 साल की दोस्तों पहल होगी। कितने साल की पहल होगी, 5 साल की। इंपॉर्टेंट है, कपास उत्पादकता जो मिशन टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे, कौन से, एक तो होता है छोटे रेशे वाली कपास, एक होती है लंबे रेशे वाली कपास। तो यहाँ पर लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए 5 साल की दोस्तों पहल होगी। कौन सी पहल है, तो यहाँ पर ये थोड़ा एक ही में मिल गया है टाइपिंग की वजह से। कपास उत्पादकता मिशन की बात की जा रही है। कपास उत्पादकता मिशन जो है कितने साल की पहल है, 5 साल की पहल है। जो लंबे रेशे वाली कपास है इनकी गुणवत्ता को सुधारना और इसकी उपज को बढ़ाने से संबंधित होगी। यह काफ़ी चर्चे में रहा बिहार में मखाना बोर्ड, ये काफ़ी दोस्तों चर्चे में रहा बिहार का मखाना बोर्ड। तो मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, किसकी, तो उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना करी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर किए जाने की योजना बनाई जा रही है, तो बिहार में। बिहार का संबंध किससे है, मखाना बोर्ड का संबंध दोस्तों किससे है, मखाना बोर्ड का संबंध किससे है, बिहार से। यह पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, जब से बजट के अंतर्गत इस पर चर्चा हुई। तो कपास उत्पादकता मिशन जो है 5 साल की पहल है। बिहार में मखाना बोर्ड जो है दोस्तों, मखाना बोर्ड बिहार से संबंधित है, जिसमें क्या होगा, मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की बेहतरी के लिए इसमें कार्य किए जाएंगे। फल और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना, किसानों के लिए बेहतर बाजार मूल्यों को सुनिश्चित किया जाना। मत्स्य विकास को लेकर के कौन कौन सी चीज़ें हैं, मत्स्य विकास में दोस्तों भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो मत्स्य विकास में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया जाना इसमें शामिल है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाना शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, असम में यूरिया संयंत्र दोस्तों कहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा हो रहा, तो असम में यूरिया संयंत्र कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये अभी आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया संयंत्र को स्थापित किए जाने की कहाँ पर योजना बनाई जा रही है, तो असम में जो यूरिया संयंत्र कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में, कहाँ पर, तो ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी क्षमता पूछ सकता है कि कितने मीट्रिक टन है, तो 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी क्षमता है, और जबकि यह ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में इसकी स्थापना होगी और या फिर असम राज्य में होगी। दूसरा इंजन हमारा कौन सा है, दूसरा इंजन है हमारा एमएसएमई। तो इसमें दूसरे इंजन के अंतर्गत जो भी हमारे जरूरी बिंदु हैं उनको समझ लेते हैं। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण में निवेश और टर्नओवर की सीमा को 2.5 गुना तक बढ़ाया गया है। कितने गुना तक बढ़ाया गया है, तो 2.5 गुना तक दोस्तों बढ़ाया गया। जो संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, जो ये हमारा वर्गीकरण है, ये हमारी हेडिंग है संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण। इसके अंतर्गत निवेश और टर्नओवर की जो सीमा है, किसकी निवेश और जो टर्नओवर की सीमा होगी वह 2.5 गुना तक बढ़ाया गया है। जिससे क्या होगा, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण अवसर दोस्तों बढ़ेंगे। तो इसकी खैर एक सारणी है, उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप इतना बस देख लीजिए कि जो 2.5 गुना तक बढ़ाया गया है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड, कौन से, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड। 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा है। 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन, आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए ऋण कवर गारंटी, ये आपकी हेडिंग है, एमएसएमई के लिए ऋण कवर। तो गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, चाहे तो आप इसके नोट्स बनाइए या कुछ भी करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन ना छूटने पाएँ। बाकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, पीडीएफ से कोई दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, आपको शॉर्ट नोट बनाने जरूर पड़ेंगे। तो एमएसएमई के लिए ऋण कवर की जो गारंटी है, गारंटी कवर है एमएसएमई के लिए ऋण कवर। तो जो इसके लिए गारंटी कवर है उसको 5 करोड़ रुपये से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे ऋण कवर तक क्या होगी, पहुंच बढ़ सकेगी। चमड़ा फुटवियर के लिए फोकस उत्पाद योजना, चमड़ा और फुटवियर के लिए जो फोकस उत्पाद योजना है, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे 22 लाख नौकरियां पैदा होंगी। जो क्या कहा गया, 22 लाख नौकरियां पैदा होंगी, 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्रों का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें क्या है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहाँ करी जाएगी, तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना कहाँ करी जाएगी, बिहार में की जाएगी। जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी की ओर इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो बिहार में की गई। अगला बिंदु है हमारा स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित दायरे 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। जो स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित दायरे हैं दोस्तों, वो करीब 10,000 करोड़ रुपए के लिए
10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किए जाएंगे। तीसरा इंजन हमारा निवेश है। निवेश में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिंदु है वो कौन कौन से हैं उनको हम सभी लोग समझते हैं। जल जीवन मिशन आपके अंतर्गत एक टॉपिक दिया है। देखो वैसे तो जो कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना है उसमें उसके नाम में ही टॉपिक में ही योजना है, ठीक है, तो वो तो आपको पढ़ना है। वहीं आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं एक अलग से टॉपिक दिया गया है। तो आप जो हाल ही में जो वर्ष भर में चर्चा में रही खबरें हैं और योजनाएं हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए। जल जीवन मिशन 1 या 2 नंबर की आपको योजनाएं तो देखने को मिलेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत योजना का पोर्शन दिया गया है। जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो इस योजना की शुरुआत वगैरह कब हुई है मैं इस पर नहीं जाऊँगा, जब हम सभी लोग जब योजनाओं से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसको विस्तार से करेंगे। वैसे जल जीवन मिशन है दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में करी गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति करीब 55 लीटर जल की आपूर्ति करना इसका एक कह सकते हैं कि लक्ष्य था। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था, कई बार पूछा भी गया है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में। अब में भी आने की उम्मीद है क्योंकि यह फिर से चर्चा में आया है। तो मैं यहाँ पर बताया दे रहा हूँ जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना इसकी परिकल्पना में शामिल था। 2019 में शुरू हुआ था और 2024 तक क्या करना था, 2024 तक प्रति व्यक्ति 55 लीटर यहाँ पर बात की जा रही है जल को मुहैया कराना, इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। तो बाकी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, मैंने यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर जो भी इसके लिए जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता था बता दिया। कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए दोस्तों कर दिया गया है। इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है, पहले तो 2024 तक ही था, जिसे अब क्या किया गया है 2028 तक बढ़ाया गया है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, जिसके अंतर्गत 2024 तक प्रति व्यक्ति ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल को उपलब्ध कराना शामिल था। जिसे 2000 जो हमारा अभी हाल ही में बजट पेश हुआ उसमें 67 इस जो कुल बजट परिव्यय को इसको बढ़ा करके 67,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं और इसकी समय सीमा करीब 2028 तक कर दी गई है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिए अधिक वित्त पोषण के साथ सार्वभौमिक पाइप जल आपूर्ति की सुनिश्चित होगी। इस मिशन के तहत 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं, जो भारत की ग्रामीण आबादी का करीब 80% प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 15 करोड़ परिवारों को करीब इससे लाभ हुआ है, जो कि करीब जो ग्रामीण आबादी का भारत की जो ग्रामीण आबादी का करीब 80% प्रतिनिधित्व करता है, जो काफ़ी एक बड़े जनसंख्या को कवर करने का कार्य करता है। कृषि और खाद्य प्रबंधन, अगला हमारा बिंदु क्या है, कृषि और खाद्य प्रबंधन। भारत का कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024 में 16% का योगदान देता है। कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो 16% का दोस्तों योगदान देता है। कृषि और खाद्य प्रबंधन, भारत का कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024 में 16% का योगदान देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको इसको याद रखना होगा। तो कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024 में 16% का योगदान देता है।
जो कि करीब 46.1% आबादी को रोजगार देता है। आप मोटे तौर पर 46% याद रख सकते हैं, आबादी को रोजगार देता है, जिसमें 5% वार्षिक वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2023 तक है, शामिल है। तो आपको इसमें इस आंकड़े में क्या याद रखना है कि भारत का कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024 में कितने % का योगदान देता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, तो 16% का, जो कि करीब ये रोजगार कितनों को देता है ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपको इसकी वार्षिक वृद्धि याद रखनी है। वार्षिक वृद्धि 5% है दोस्तों, जो वित्त वर्ष 2017 से लेकर के 2023 तक है। अगला हमारा बिंदु का खरीफ खाद्यान्न उत्पादन। क्या है? खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647 LMT 2024 तक पहुंच गया है। जो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया? 1647 LMT हो गया दोस्तों। और जो पिछले साल की सामान्य अवधि से 89.37 LMT अधिक है, जबकि मत्स्य पालन 184 LMT है। जो मत्स्य पालन है कितना है? 184 LMT। और पशुधन कितना है? CGR 12.99% ने पारंपरिक खेती को भी छोड़ दिया है दोस्तों। तो कृषि और खाद्य जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 16% का योगदान देता है 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647 LMT है। वहीं जो पिछले साल की सामान्य अवधि से 89.37 LMT अधिक है। मत्स्य पालन 184 LMT। और पशुधन ने पारंपरिक खेती को भी छोड़ दिया है। जो CAGR है 12.99% है। किसानों की लाभप्रदता को सुनिश्चित करने के लिए अरहर बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 62% और 77% वित्त वर्ष 2025 की वृद्धि की गई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें MSP का एक टॉपिक ही दिया गया अलग से। तो किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए अरहर के न्यूनतम समर्थन में मूल्य में करीब 62% की, किसमें? अरहर में करीब 62% की और बाजरा में करीब 77% की वृद्धि की गई है। अरहर में कितनी की गई दोस्तों? अरहर में करीब 59% की गई और बाजरा में 77% की। यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका बजट में इसका उल्लेख किया गया है। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें अरहर और बाजरा की जो MSP है उसमें क्रमशः 62% और 77% की वृद्धि की गई। भारत का 55% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है। बजट में इसका उल्लेख है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपसे पूछा गया भारत में शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र कितना है? 55% दोस्तों। तथा 2/3 कृषि भूमि पर गंभीर रूप से सूखे का खतरा है। 2/3 जो भूमि है करीब उस पर गंभीर रूप से सूखे का खतरा मंडरा रहे, कह सकते हैं कि। किसान क्रेडिट कार्ड अभी हमने बात की, कितने करोड़ खाते? 7.75 करोड़ खाते। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पूछा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कितने खाते हैं, तो 7.75 करोड़ खाते हैं इसके अंतर्गत। पीएम फसल बीमा योजना 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 2024 में 600 LMT हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 2024 की अगर हम बात करें, इसमें दोस्तों 600 LMT हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए इनैम पोर्टल, इनैम जो प्लेटफॉर्म है यह आपके एग्रीकल्चर विपणन के अंतर्गत मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, और जब इसका उल्लेख बजट में हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी आपके लिए साबित हो जाता है। 1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी अक्टूबर 2024 से जुड़े। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद रखना है कि बेहतर मूल्य को प्राप्ति के लिए इनैम है क्या? तो इनैम एक प्रकार का अखिल ट्रेडिंग व्यापार पोर्टल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो मंडियां हैं या समितियां, इनको एकीकृत करने का कार्य किया जाता है। तो वही कह रहा है कि इनैम प्लेटफार्म से करीब 1.78 करोड़ किसान, कितने करोड़ किसान? तो 1.78 करोड़ किसान और 2.62 लाख व्यापारी अक्टूबर 2024 तक जुड़ चुके हैं। ये आंकड़ा कब तक का है?
अक्टूबर 2024 का आंकड़ा है, जो यह बताता है कि इनएम प्लेटफॉर्म से किसानों की संख्या करीब 1.78 करोड़ है और व्यापारियों की संख्या करीब 2.62 लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। अब आइए खाद्य सुरक्षा और प्रसंस्करण की कुछ बातों को समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त वर्ष 2024 तक पहुंच गया है। ये आप में जो जींसों का एक टॉपिक है, आयात निर्यात से संबंधित होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि खाद्य प्रसंस्करण के जो निर्यात है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है 2024 है, उसकी बात की जा रही, वहाँ तक पहुँच गया है। जिसमें कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 23.4%, जो कि भारत के कुल निर्यात का करीब 11.7% था। तो खाद्य प्रसंस्करण निर्यात बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात कितना है तो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और जिसमें कृषि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में एग्रीकल्चर अगर हम निर्यात की बात करें तो 23.4% हिस्सा है, जो कि भारत के कुल निर्यात का करीब 11.7% था। दोस्तों, भारत ने हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 2024 में 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। हालांकि ये बिंदु आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, मुझे लगा कि हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, मतलब आपके लिए हो सकता है महत्वपूर्ण साबित हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। भारत ने हरित परियोजनाओं के लिए, क्योंकि आपने सॉयल साइंस में आपने देखा होगा कुछ इससे जुड़े हुए टॉपिक आप में दिए गए हैं। भारत ने हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण हेतु 2024 में 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है दोस्तों, उनको जारी किया है। खाद्य प्रसंस्करण का आपका डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में अगर आप सिलेबस अपना देखें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जिनसों का आयात निर्यात का एक टॉपिक है, उसके लिहाज से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, 20,000 करोड़ के अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या दोस्तों? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का सरकारी, जो कह सकते हैं सरकारी कर्जा हो सकता है, जिसे भारत सरकार के माध्यम से जारी किया जाता है। जब ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो इनके माध्यम से जो रकम मिलती है या इकट्ठा होती है, उसको पर्यावरण के लिए जो फायदेमंद योजनाएं होती हैं उसमें इसको लगाया जाता है। तो सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो भी इनसे पैसा इकट्ठा होता है वो पर्यावरण के लिए जो फायदेमंद परियोजनाएं होती हैं उसमें इनको लगाया जाता है। आमतौर पर ये पर्यावरण से ही दोस्तों संबंधित होते हैं। तो ये तो हो गया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, इसकी रकम कितनी है, 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सतत विकास और लचीलापन। मैंग्रोव पहल तटीय आवास और मूर्त आय के लिए, किसके लिए, तो तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल MISHTI मिस्ती पहल के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर, कितना 22,560 हेक्टेयर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कितना स्थापित किया जाएगा, 22,560 हेक्टेयर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। अमृत 2.0 के माध्यम से जल संरक्षण, वाटरशेड मैनेजमेंट आप में टॉपिक है। अमृत 2.0 के माध्यम से जल संरक्षण 3,078 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएं स्वीकृत हैं। कितनी, तो 3,078 परियोजनाएं दोस्तों स्वीकृत हैं जल संरक्षण के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत दोस्तों। PM सूर्य घर 7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित की जाएंगी। 7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को स्थापित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो टारगेट है कितना है, तो 1 करोड़ घरों का इसके अंतर्गत टारगेट है दोस्तों।
अब हम सभी लोग कुछ इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो हमारा बजट था उसमें आपके लिए एग्रीकल्चर के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपको बता दिए। जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ था उसमें कौन कौन सी चीज़ें, किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपने पूर्व का पूरा वीडियो देखा है तो ये चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते हुए भारत की विकास यात्रा के लिए कृषि को प्रथम इंजन की संज्ञा दी गई। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसको, आप अभी हमने आपको 4 जो इंजन बताए थे उसमें यह कहा जा सकता है कि प्रथम इंजन किसे कहा गया, तो कृषि सेक्टर को प्रथम इंजन की संज्ञा देते हुए अन्नदाताओं के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता की वृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की गई है। तो प्रथम इंजन किसे कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रथम इंजन किसे कहा गया दोस्तों, तो अन्नदाताओं कृषि सेक्टर को प्रथम इंजन कहा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई। 2024-25 में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी बेहतर ग्रोथ दिखाई है, जो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक सालाना औसतन करीब 5% रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप सीधे तौर पर पेपर में इनको देखने में देखेंगे आप अपने एग्जाम में। तो कितनी ग्रोथ रही है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन जो वृद्धि देखी गई 5% देखी गई। हालांकि उच्च उपज वाले बीजों पर घोषित राष्ट्रीय मिशन ने, जो राष्ट्रीय मिशन है वह हाई यील्डिंग वैरायटी से संबंधित है। उच्च उपज वाली बीजों पर घोषित राष्ट्रीय मिशन ने एकल कृषि और फसल विविधता की हानि पर चिंता जताई। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित किन पहलों की घोषणा की गई, तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर से किन किन पहलों की घोषणा की गई। तो उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अभी हमने इसको पूर्व में भी पढ़ा। इसका उद्देश्य है उच्च उपज वाले बीजों का विकास करके कृषि उत्पादकता में सुधार करना, जो कीटों और जलवायु के प्रति अत्यधिक अनुकूल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बीजों का विकास किया जाएगा, जिन वैरायटीज़ का विकास किया जाएगा, वो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति को सहने में वो सक्षम हो, या जो कीट व्याधियाँ होती उनको भी सहन करने में उनमें काफ़ी अच्छी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो एक तो हो गई आपकी कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित योजना है जिसका बजट 2025-26 में उल्लेख किया गया है, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। इसका फोकस क्षेत्र क्या है दोस्तों, बेहतर उत्पादकता और प्रतिरोध क्षमता वाली कई नई बीजों किस्मों का विकास करना, कीटों और जलवायु के प्रति अनुकूल बीज तैयार करना, किसानों के लिए उच्च उपज वाले बीजों तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करना, यह इसका फोकस क्षेत्र हो गया। बीज किस्में कौन कौन सी हैं, इसका लक्ष्य 100 से अधिक नई बीज किस्मों की उपलब्धता बढ़ाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीज किस्मों में इसका लक्ष्य क्या है, 100 से अधिक नई बीज किस्मों को उपलब्धता को बढ़ाया जाना, जिसमें 23 अनाज, 11 दालें और 7 तिलहन आदि प्रकार की किस्में शामिल होंगी। कौन अनाज की, 23 हो गई, 11 हो गई, दालें 7 हो गई, तिलहन आदि इसमें शामिल है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कहाँ की जा रही है, बिहार में की जा रही है। उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने और एफपीओ जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को समर्थन देने के लिए एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी, तो बिहार में की जाएगी। बीज किस्मों में 100 से अधिक नई किस्मों का विकास किया जाएगा, जिसमें 23 अनाज, दालें 11, तिलहन 7, इस प्रकार की कई किस्में शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण, केंद्र सरकार पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी। कहाँ पर करेगी, तो बिहार में करेगी। भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। ये ये आपके अंतर्गत आप में जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जीन बैंक भविष्य में
भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइन, कितनी, तो 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। पहला जीन बैंक कब स्थापित किया गया था, तो पहला जीन बैंक दोस्तों वर्ष 1996 में स्थापित था। जीन बैंक है क्या, तो जीन बैंक एक ऐसी सुविधा है जहां पौधों, जानवरों या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित या संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक होता क्या है, तो एक प्रकार की ऐसी सुविधा होती है जिसमें पेड़ पौधों, जानवरों या सूक्ष्म जीवों से जो आनुवांशिक सामग्री होती है उसको हम किसी प्रकार से भविष्य में उपयोग कर सके, उसके लिए संरक्षित किया जाता है। कपास उत्पादकता मिशन क्या है, यह कपास की कृषि उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करने के लिए 5 वर्षीय मिशन है। जो कपास उत्पादकता मिशन है वह 5 वर्षीय मिशन है जो लंबे रेशे की गुणवत्ता से संबंधित लंबे रेशे वाली जो कपास की किस्में हैं उनको बढ़ावा देगी, उनकी गुणवत्ता में सुधार करेंगी। यह वस्त्र मंत्रालय के 5F सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह वस्त्र मंत्रालय के 5F सिद्धांत अर्थात फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू और फॉरेन टू के अनुरूप होगी। ठीक है, 5F सिद्धांत फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन के अनुरूप होगी। तो किसके अनुरूप होगी, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन के अनुरूप होगी। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो कपास उत्पादकता मिशन की बात की जा रही है जो 5 वर्षीय मिशन है और कपास के लंबे रेशे की बेहतरी से संबंधित है जो कि 5F सिद्धांत पर आधारित है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन पर। ठीक है, सतत मत्स्य पालन, सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करते हुए EEZ हाई सी के लिए एक सतत मत्स्य पालन का ढांचा तैयार कर रही है। तो पूछा जा सकता है कि सतत मत्स्य कल्चर है उसके अंतर्गत किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की बात की जा रही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह पर। ठीक है, मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है दोस्तों। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें क्या दिया गया है, इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, सतत प्रथाओं, बेहतर भंडारण, सिंचाई और ऋण उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो 100 कम उत्पादकता वाले जिले हैं उसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए करीब इसको आरंभ करा जाएगा। 1.7 करोड़ इससे किसान लाभान्वित होंगे। अगला हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, तो अगली हमारी योजना दोस्तों दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन है। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए यह कितने वर्षीय मिशन है, तो 6 वर्षीय मिशन है दोस्तों। 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। तो दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें किस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तुअर, उड़द और मसूर जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, अभी हमने पूर्व में भी इस पर बात की थी। यह कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण सशक्तिकरण के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय पहल है। इसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है। किनको, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, युवा किसान हैं और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है। इसका लक्ष्य आमतौर पर रोजगार का सृजन करना, महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और कृषि का आधुनिकीकरण करना, ये सभी इसके कुछ
तो ग्रामीण समृद्ध और लचीला बल जो हमारा कार्यक्रम है, कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण सशक्तिकरण के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय पहल है। इसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, छोटे किसानों को प्राथमिकता प्रदान करी जाएगी, जिसका लक्ष्य क्या है, रोजगार का सृजन करना, महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और हमारी कृषि को आधुनिकीकरण करना शामिल है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोगों को ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा विकसित करेंगे। आपसे हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का संबंध किससे है, तो ऋण क्षेत्र से संबंधित है, या ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत केसीसी धारकों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये कर दी गई, जिससे लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, इसकी जो लिमिट कितनी बढ़ा दी गई, 3 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 1998 की हुई थी। अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसका मॉडल है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका मॉडल नबार्डा के द्वारा दोस्तों तैयार करा गया था, जो आमतौर पर आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों को पूरा करता था। तो केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1998 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो किसानों के ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है। इसका मॉडल नबार्डा के द्वारा तैयार करा गया था। और पहले क्या था? पहले इसमें दोस्तों किसानों को 7% पर प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालीन फसली ऋण प्रदान किया जाता था, जिसकी अब समय सीमा को बढ़ा करके 3 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये कर दिया गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। खैर आप इतना याद रखिए, इसकी समय सीमा कब से कितनी जो इसकी ऋण सीमा है कब कितनी बढ़ा दी गई? 3 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये कर दी गई, जिससे सीधे तौर पर 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कृषि संबंधी निष्कर्ष क्या हैं? इनको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो निष्कर्ष हैं अब उनको समझ लेते हैं कि कौन सा हमारे क्या क्या हमारे निष्कर्ष हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के निष्कर्ष क्या है कि कृषि विकास, कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5% रही 2016 से 2023 तक, जिसमें जीवीए का हिस्सा कितना रहा? 24.38% रहा 2014, जिसमें जीवीए का हिस्सा 24.38% 2014-15 से बढ़ के 30.23% 2022-23 हो गया। तो कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 5% रही। और जीवीए में इसका हिस्सा कितना रहा? जीवीए का हिस्सा कितना रहा? तो 30.23% हिस्सा रहा। पिछले दशक में कृषि आय में वार्षिक 5.23% की वृद्धि हुई। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित निष्कर्ष क्या है दोस्तों? तो जो वार्षिक ग्रोथ रेट कितनी रही? 5% रही। और जीवीए का हिस्सा कितना रहा? 30.23% रहा। इसको याद रखना है आपको। कृषि आय में वार्षिक 5.23% की वृद्धि हुई। क्षेत्रवार निष्पादन 2013-14 और वर्ष 2022-23 के बीच मत्स्य उद्योग है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर 13.67% रही।
तो क्षेत्र अगर सेक्टर वाइज की हम बात करें, क्षेत्रवार निष्पादन की बात करें, तो 2013-14 और वर्ष 2022-23 के बीच में जो मत्स्य उद्योग है उसमें हमें सर्वाधिक ग्रोथ देखने को मिली, जो कि करीब 13.67% रही। इसके बाद पशुधन, जिसमें 12.99% का स्थान 12.99% वृद्धि के साथ पशुधन रहा, और तिलहन में कितनी रही, तो 1.9% की वृद्धि हमें देखने को, नगण्य वृद्धि, आमतौर पर 1.9%, कुछ खास वृद्धि नहीं हुई। सिंचाई सकल फसल क्षेत्र जीसीए में सिंचाई कवरेज 49.3% 2015-16 से बढ़कर के 55% 2020-21 हो गई, जबकि सिंचाई तीव्रता 144.2% से बढ़कर के 154.5% हो गई। तो सिंचाई में सकल फसल क्षेत्र में सिंचाई कवरेज 49.3% से बढ़कर के 55% हो गया, जबकि सिंचाई तीव्रता 144 से बढ़कर के 154.5% हो गई दोस्तों सिंचाई तीव्रता। पंजाब 98%, हरियाणा 94%, उत्तर प्रदेश 84% और तेलंगाना 86% सिंचाई कवरेज सर्वाधिक है, जबकि झारखंड और असम में यह 20% से कम है। तो पंजाब में जो सिंचाई कवरेज है कितना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आमतौर पर अधिक है। तो पंजाब का जो सिंचाई कवरेज 98%, हरियाणा का 94%, वहीं उत्तर प्रदेश का 94%, उत्तर प्रदेश का दोस्तों 84%, जबकि तेलंगाना का करीब 86% है। वहीं अगर हम झारखंड और असम पर नज़र डालते हैं तो यह 20% से कम देखने को मिलता है। यह इधर जीसीए एक शब्द आया हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या है, जीसीए का तात्पर्य है कृषि इसका तात्पर्य एक कृषि वर्ष में खेती की गई कुल भूमि से, एक वर्ष में खेती की गई कुल भूमि से आप कितनी भूमि पर खेती करते हैं, जिसमें एक ही भूमि पर अनेक फसल चक्र शामिल होते हैं। जीसीए का तात्पर्य क्या है, एक ही कृषि वर्ष में, जो आपका एक कृषि वर्ष है उसमें जितनी भूमि पर आप खेती करते हैं उससे संबंधित है, जिसमें एक ही भूमि पर जो अनेक फसल चक्रों को हम अपनाते हैं वह सभी इसमें शामिल है। तो जीसीए का तात्पर्य क्या है कि एक कृषि वर्ष में खेती की गई कुल भूमि से है, जिसमें एक ही भूमि पर अनेक फसल चक्रों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी बजट की यह क्लास थी, जो मैंने आपको करा दिया। आपके अगर आप इसको आप चाहें तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जितना भी आपको ज़रूरी लगे, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें बिंदुवार में आपको फैक्ट बताया दे रहा हूँ, जो आपको काफ़ी आपके अर्थात जितना भी हमने पढ़ा है उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है उसको याद रखना है आपको, तो मैं उसको बताया दे रहा हूँ। तो खैर यहीं से शुरू करता हूँ। तो सिंचाई कवरेज सर्वाधिक कहाँ का है, पंजाब का 98% है, हरियाणा का 94% है, उत्तर प्रदेश का 84% है, तेलंगाना का 86%, जो और अगर हम झारखंड और असम की बात करें तो यह 20% से कम देखने को मिलता है। सकल फसल चक्र क्षेत्र जीसीए में सिंचाई कवरेज 49.3% से बढ़कर के 55% हो गया, जबकि सिंचाई तीव्रता 144 से बढ़कर के 154.5% हो गई। क्षेत्रवार निष्पादन 2013-14 और 2022-23 में सर्वाधिक योगदान या सर्वाधिक वृद्धि मत्स्य उद्योग की रही, जो कि करीब 13.67% थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद पशुधन का 12.9% वृद्धि के साथ हिस्सा रहा। वहीं तिलहन में हमें नगण्य वृद्धि, आमतौर पर 1.9% की वृद्धि देखने को मिली। कृषि विकास में जो वार्षिक वृद्धि दर रही 5% रही 2016 से 2023 तक की। वहीं जीवीए का हिस्सा कितना रहा, तो 24.38% से बढ़कर के 30.23% हो गया। तो आपको याद कितना है, क्या रखना है कि वार्षिक वृद्धि दर 5% रही और जीवीए का हिस्सा 30.23% रहा। पिछले दशक की बात की जा रही, करीब 10 वर्षों में कृषि आय में 5.23% की वृद्धि हुई है। केसीसी की सीमा कितनी बढ़ा दी गई, 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई, जिससे सीधे तौर पर 7.7 करोड़ किसान को लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। दलहन उत्पाद आत्मनिर्भरता के लिए मिशन जो आरंभ किया गया, यह एक प्रकार का 6 वर्षीय मिशन है, जिसमें तुअर, उड़द और
तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को शामिल किया जाएगा, जो कि करीब 1.7 करोड़ किसान इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सतत मत्स्य पालन के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मत्स्य उत्पादन में और जलीय कृषि में भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर। जो कपास उत्पादकता मिशन है, यह आमतौर पर लंबे रेशे वाली कपास की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए अपना योगदान प्रदान करेगा। यह 5 वर्षीय मिशन है। इसमें करीब 5 F सिद्धांत शामिल करे गए। कौन कौन से? फार्म फाइबर फैक्ट्री, फैशन फॉरेन। फार्म फाइबर फैक्ट्री, फैशन फॉरेन। जीन बैंक क्या है? तो खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित करा जाएगा। पहला जीन बैंक कब स्थापित हुआ? वर्ष 1996 में स्थापित हुआ था। खाद्य प्रसंस्करण, केंद्र सरकार पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में, कहाँ पर? तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ करी जाएगी? तो बिहार में की जाएगी दोस्तों। बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिहार में करी जाएगी। अगला हमारा बिंदु कौन सा है? हाई यील्डिंग वैरायटी से कुछ संबंधित है। जो उच्च उपज वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, उच्च उपज वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? अधिक उपज प्राप्त करना और जलवायु काफ़ी विषम परिस्थितियों को सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक नई बीज किस्मों की उपलब्धता को बढ़ावा देना। 23 अनाज, 11 दलहने और 7 तिलहनों, इस प्रकार की कई फसलें इसमें शामिल होंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में जो कृषि को प्रथम इंजन की संज्ञा दी गई। किसको? तो कृषि को प्रथम इंजन की संज्ञा दी गई। अन्नदाताओं को वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि में मजबूत वृद्धि दर्शाई, जो कि ग्रोथ कितनी हुई? 5% की हुई। ये तो हमने पढ़ ही लिया। कौन कौन सी फसलों की घोषणा की गई वो भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसको भी बताए दे रहा हूँ। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? तो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त वर्ष 24 तक पहुंच गया, जिसमें कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा 23.44%, भारत के कुल निर्यात का 11.7% था। और 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड दोस्तों जारी किए गए। फसल बीमा योजना 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया जाएगा। वित्त वर्ष 24 में 600 LMT हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितना LMT हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा? तो 600। ई नेम प्लेटफॉर्म 1.78 करोड़ किसान और 2.62 लाख व्यापारियों को अक्टूबर 2024 तक इससे जुड़ चुके हैं। और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदान करा जा रहा है। भारत का करीब 55% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र सिंचित है कितना? तो 55%। 2/3 आमतौर पर सूखे से ग्रसित है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 7.75 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। किसानों को लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए अरहर और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 62% और 77% की वृद्धि करी गई है। कृषि और खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत भारत का कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 16% का योगदान करता है, 46.1% आबादी को रोजगार प्रदान करता है और 5% की वार्षिक वृद्धि हासिल करता है। जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्ष 2019 में शुरुआत हुई थी। 2024 तक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर जल उपलब्ध कराया जाना इसका एक लक्ष्य था, जिसे 2028 तक बढ़ा दिया गया और जो इस बजट पर व्यय होने वाला है उसको करीब 67,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इससे करीब 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए, जो कि ग्रामीण आबादी का करीब 80% कवर होता है इससे।